Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the fifth part of the rise of nationalism in Europe. And our main focus will be on the making of Germany and Italy. Dear students, in this session we will see about the revolution of the liberals during the 1848. After that, in this section we will read about the political rights to women. हम जानेंगे बच्चों कि महिलाओं को कौन से राजनीतिक अधिकार उसमें मिले थे और कौन से अधिकार उनसे छीन लिए गए थे. एंड आफ्टर दैट वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स. किस तरह से बंधुआ मजदूरी भूदासत्व को समाप्त किया गया था. जो ऑटोक्रेसी थी उसने किस तरह से यहाँ पर उन पर पाबंदियाँ लगाई. एंड वी विल स्टार्ट the fourth section of this chapter with the making of Germany and Italy. And in that section we will see about the unification of Germany and unification of Italy, as well as we will see about the incorporation of Scotland in United Kingdom, as well as incorporation of Ireland in United Kingdom. So I am going to start this with the revolution of the liberals in 1848. Dear students, as we have knowledge about the hungerness, hardship and revolts which occurred between 1830 to 1848, when the European countries were facing such type of problems, and they reached in the year of 1848, they saw a new thing. They saw a new thing which was related to the different types of revolution, which were led by the educated middle class was underway. ओके प्यारे बच्चों, जो फरवरी 1848 की जो घटनाएं थी उसमें जो राजा होता है वो राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार का हक उनको दिलवाता था. इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड brought about the abdication of the monarchy and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. प्यारे बच्चों, इसमें पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया था. ठीक है. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, such as Germany, Italy, Poland and Austria-Hungary Empire. ओके, यूरोप के जो अन्य भाग थे बच्चों अभी तक वो स्वतंत्र राष्ट्र का अस्तित्व में नहीं आ पाए थे. जैसे जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य थे. वहाँ के जो उदारवादी मध्यम वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने डिमांड की. दे डिमांडेड, ये जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे ना, they demanded for the constitutionalism with national unification. उन्होंने अब संविधान के आधार पर या संविधानवाद की मांग को ध्यान में रखते हुए इसको किससे जोड़ दिया? नेशनल यूनिफिकेशन को से जोड़ दिया, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया. और उन्होंने देखा कि ये जो जनता का जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, उस जनता के असंतोष का फायदा उठाते हुए उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ा दिया. किसने? लिबरल्स ने, जो उदारवादी लोग थे. उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की थी. एंड दे डिमांडेड फॉर अ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. और उन्होंने जिस यूनिफिकेशन ऑफ नेशन की डिमांड की थी उसमें उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट को रखा, वो था प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट के जो सिद्धांत थे जिसके आधार पर किसी पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक स्वरूप देना, डेमोक्रेटिक वे, लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करना, उस पर आधारित था. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, उस राष्ट्र राज्य का एक संविधान होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. साथ ही साथ उन्होंने संगठन बनाने की आज़ादी भी मांगी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. तो इस तरह से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस रिवॉल्यूशन में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने फरवरी 1848 में
राजा को अपनी उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है और यूनिवर्सल सफरेज के तहत मेल को भी ये राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अभी जिन कंट्रीज़ में नेशन स्टेट्स, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, वहाँ के मेन विमेन आपस में मिल करके, जो लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले थे, उन्होंने डिमांड किया कि अब जो नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके, एंड दे आल्सो look about for the parliamentary principles. They wanted to implement parliamentary principles with the help of constitution, freedom of the press and freedom of association. Dear students, in the German region a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. प्यारे बच्चों, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे वे फ्रैंकफर्ट के शहर में मिलकर के उन्होंने सबने डिसाइड कर लिया कि जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में अब हमको वोट देना है। ठीक है। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in the festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. बच्चों 18 मई 1848 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, निर्वाचित प्रतिनिधि, वो एक बड़े सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद जो थी उसमें अपना स्थान ग्रहण करते हैं। They drafted a constitution for German nation to be headed by the monarchy subject to the parliament. वहाँ पर जाकर के वे लोग एक संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपते हैं जो संसद के अधीन रह करके काम करे। ठीक है। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि उसका जो राजा होगा उस देश का, वो राजा संसद के प्रति अधीन रहेगा। ठीक है। When the deputies offered the crown on these terms टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, अब क्या हुआ कि जब ये प्रतिनिधियों ने उस प्रशा के जो राजा थे, ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, किंग ऑफ प्रशिया, उसको ऑफर किया इसके लिए कि आपको हम अपना राजा बनाते, लेकिन आपको जो है पार्लियामेंट के तहत, पार्लियामेंट के प्रति आपको वफादार रहना होगा। ही रिजेक्टेड इट। उन्होंने क्या किया कि इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उसने क्या किया, एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन्होंने उन राजाओं का सपोर्ट किया, किसने, विल्हेम ने, जो कि ये जो निर्वाचित सभा थी, इलेक्टेड असेंबली थी, उसका जो विरोध करते थे, उन राजाओं को उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। जहाँ ये जो कुलीन वर्ग था और सेना, एरिस्टोक्रेसी और सेना के भी ये विरोध बढ़ता चला गया बेटा, वहीं क्या होने लगा कि संसद का भी सामाजिक आधार जो था वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, एक समाज के ऐसे हिस्से से जुड़े थे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, तो समाज का जो सामाजिक अधिकार था संसद का, वो भी धीरे धीरे अब कमज़ोर होने लगा। संसद में जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका बहुत अधिक प्रभाव था। ठीक। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. प्यारे बच्चों, जो संसद में जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका इन्फ्लुएंस था और जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का भी विरोध किया, अब जिससे क्या हुआ कि उन्हें अब उनका भी समर्थन जो मिल रहा था वो भी उन्होंने खो दिया, और अंत में होता यूँ है कि सैनिकों को बुलाया गया। ठीक है। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, सेना को बुलाया जाता है और बेटा जो इलेक्टेड असेंबली होती है उसको पूरी तरह से फिर भंग कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से स्टोरी जो थी रिवॉल्यूशन की, जो रिवॉल्यूशन लिबरल्स ने स्टार्ट किया था ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट, वो उनका जो रिवॉल्यूशन वो फेल हो जाता है। नाउ वी विल सी हियर अबाउट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वीमेन। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लिबरल मूवमेंट में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का जो मुद्दा था वो किस तरह से विवादास्पद था। ठीक है। हालांकि ऐसा था कि इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक। इन विच लार्ज नंबर ऑफ विमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। विमेन हैड फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशंस
उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बना लिए थे महिलाओं ने, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, अपने अखबार शुरू किए, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, उन्होंने राजनीतिक बैठकें की, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रदर्शन भी किए। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी क्या हुआ, दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, उन्हें चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित कर दिया गया, उन्हें मत का अधिकार नहीं दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. लेकिन जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल ऑब्जर्वर के हैसियत से, प्रेक्षक की हैसियत से, वो विजिटर्स गैलरी जो होती, जहाँ दर्शक दीर्घा होती, वहाँ खड़े रहने का बस उन्हें मौका दिया गया था। नाउ विल सी अबाउट द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के प्रभाव में आकर के जो राजशाही थी, उन्होंने किस तरह से, मोनार्की थी, उसने किस तरह से कुछ चेंजेस लाए थे। ठीक, उसको समझते हैं। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, बिल्कुल सही है। जो रूढ़िवादी ताकतें थी बेटा, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने 1848 में जो लिबरल्स मूवमेंट था उसको पूरी तरह से उन्होंने फैल कर दिया, दबा दिया। और पुरानी, किंतु एक बात यह भी है, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, जो पुरानी व्यवस्था थी वो कंजर्वेटिव उसको दोबारा से बहाल भी नहीं कर सके थे। ठीक है, मोनार्क्स वर बिगिनिंग इन टू रियलाइज दैट the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। अब राजाओं को ये बात समझ में आनी शुरू हो गई थी बेटा कि जो लिबरल्स हैं, लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो हैं, उन्हें कुछ कंसेशन दे करके, रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त कर सकते थे। उनको लग रहा था कि ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे समाप्त करें, तो उन्हें कुछ ना कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करना था। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, देखिए। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस। जो बेटा सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो मोनार्की थी, राजशाही थी, उन्होंने 1848 के बाद के कुछ वर्षों में कुछ चेंजेस लाए। वो क्या थे, दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप। और ऐसे चेंजेस जो 1815 के पहले ही, 1815 के पहले ही वेस्टर्न यूरोप में चालू हो गए थे। वो क्या थे, द सर्फडम एंड बॉन्डेज लेबर वर एबोलिस्ड। जो बंधुआ मजदूर थे या दास थे, भूदास, जो खेती करते थे, उनको एबोलिश कर दिया, उस बंधुआ मजदूरी को, भूदासत्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया, कहाँ कहाँ हुआ ये हैब्सबर्ग डोमिनियन, जहाँ जहाँ हैब्सबर्ग शासकों का अधिकार था, क्षेत्र था, जहाँ रूस का अधिकार था, वहाँ पर इनको खत्म कर दिया गया, इस समाप्त कर दिया गया इस प्रथा को। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरेरियंस इन 1867। प्यारे बच्चों, हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता भी प्रदान की थी। तो इस तरह से हमने ये थर्ड सेक्शन का जो लास्ट पोर्शन था, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, हमने पॉलिटिकल राइट्स और सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को जाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विद द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी हाउ द जर्मनी वाज यूनिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से रिवोल्यूशनरीज ने, किन लोगों ने जर्मनी को यूनिफाइड करने में अपना रोल निभाया था और उसकी प्रोसेस कैसी थी। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। बच्चों, जो 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति, डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से जो था ना, वो से अलगाव शुरू हो गया। मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, उनसे वो दूरी बनने शुरू हो गई थी। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। जो रूढ़िवादी लोग थे, वो राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए अपने पूरे यूरोप पर अपना पॉलिटिकल
डोमिनेशन को स्टेब्लिश करने के लिए वो एक कार्ड खेलते थे, वो था नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का, राष्ट्रवादी भावनाओं का वो इस्तेमाल करते थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशनल स्टेट्स। अगर हम उस प्रक्रिया को देखने और समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि वो जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन होकर के जो राष्ट्र राज्य बने थे, उसमें इन्होंने इस प्रोसेस को ऑप्ट किया था। ठीक है, जैसा आपने देखा था कि जो नेशनलिस्ट थे, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले जर्मन के लोग थे, वो इनके बीच में ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी काफ़ी ज़्यादा थी। Nationalist feeling were widespread among middle class of Germans and who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। प्यारे बच्चों, 1848 में जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। मतलब जो जर्मन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, उसको जर्मन कॉन्फेडरेशन के तौर पर यूनिफाइड करके लेकर आना और एक वहाँ पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट के थ्रू उसको गवर्न कराना, इस तरह का प्रयास उनके द्वारा किया गया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रशिया। प्यारे बच्चों, प्रयास तो किया गया, किंतु राष्ट्र निर्माण की जो लिबरल्स यानी उदारवादी जो पहल थी, वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के उनके उस प्रयास को दबा दिया। अब उनका क्या हुआ, उनका प्रशा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। ये जो लिबरल्स थे, उनका प्रशा के बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे, जंकर्स कहते हैं जिसको, उन्होंने बहुत समर्थन भी किया था। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर Otto von Bismarck was the architect of this process carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy। प्यारे बच्चों, जब प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण के नेतृत्व को संभाला, ठीक है, तो उनका एक प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क। उसने जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को प्लान किया। अब उसने क्या किया कि उसने प्रशा की जो सेना थी, प्रशिया की सेना और उसकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसकी उसने हेल्प लेना शुरू किया। 3 wars over 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब क्या हुआ कि लगभग 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध होता है और अंततः प्रशा की जीत हो जाती है, और इस तरह से जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। 3 wars or 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification in January 1871. The Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। बच्चों, जनवरी 1871 में वर्साय में एक बड़ा भव्य समारोह होता है, जिसमें प्रशा के जो राजा होते हैं विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, representatives of the army and important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। प्यारे बच्चों, 18 जनवरी 1871 की सुबह, 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्य के जो राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, ये पूरे समेत प्रशा के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के एक महल में, जो कि बेहद ठंडा शीश महल था, उसमें संपन्न होती है। सभा ने प्रशा के जो काइजर विलियम प्रथम थे, उनके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जाती है। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, उसने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दिखलाया। ठीक है, द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन
मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इन जर्मनी। प्यारे बच्चों, जब ये यूनिफिकेशन की प्रोसेस हुई तो यूनिफिकेशन की प्रोसेस में इन्होंने वहाँ की करेंसी को, बैंकिंग सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को, ठीक है, लीगल सिस्टम को, ये सब में अब प्रशा का प्रभाव देखने को मिल रहा था और धीरे धीरे जर्मनी के लिए एक बड़ा ही बेहतर मॉडल के तौर पर उभर कर, जो बाकी हिस्से बचे थे उनके लिए एक बड़ा ही बेहतर मॉडल के तौर पर उभर कर के ये हिस्सा सामने आ रहा था। तो इस तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर उभर करके सामने आते हैं और जिसमें प्रशिया की जो सेना थी उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। नाउ वी विल सी अबाउट द इटली यूनिफाइड। हम जानने की अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से इटली का भी एकीकरण किया गया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बेटा, जिस तरह जर्मनी का भी अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, उसी तरह से इटली भी अपने पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की भेंट चढ़ा हुआ था। ठीक है, इसका भी राजनीतिक विखंडन का एक बड़ा लंबा इतिहास था। इटली जिसमें अनेक वंशानुगत राज्य, इसमें बहुराष्ट्रीय जो साम्राज्य था हैब्सबर्ग, उसका भी हिस्सा था। ठीक है, जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली की भी अपनी राजनीतिक विखंडन का एक बड़ा लंबा इतिहास है। Italian were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर का मतलब जो ऐसा एम्पायर जिसका कई सारे राष्ट्र में कब्जा हो, हैब्सबर्ग एम्पायर, उसका इटली पर भी था। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा इटली 19वीं सदी के मध्य में 7 राज्यों में बटा था और उनमें से केवल एक, सार्डिनिया पिडमोंट के एक पर जो था शासन जो करने वाला राजघराना था, वो केवल एक इतालवी राजघराना था। बाकी पूरे हिस्से पर दूसरे लोगों का साम्राज्य था। जबकि नॉर्थ पार्ट में, ओके, द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ठीक है, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप and southern region was under the domination of the Bourbon kings of Spain. प्यारे बच्चों, इटली का जो नदर्न पार्ट था उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था, जबकि सेंटर में पोप का साम्राज्य था और सदर्न पार्ट में बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन का। बेटा, ये आप इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये बोर्बोन डायनेस्टी का था, ये पोप का था, और ये लोम्बार्डी और वेनेशिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का साम्राज्य था। ठीक, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। बच्चों, यहाँ इतालवी भाषा में भी आपको साझा रूप देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, इवन इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, ना स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। यहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, उसमें विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप भी मौजूद थे। तो यहाँ पे भाषा भी अलग थी और इटली के उतने बड़े एम्पायर में इतना बड़ा जो एरिया था उस पर अलग अलग लोगों का साम्राज्य था। ये बेटा आपके बुक के पेज नंबर 21 में 14A इस मैप के आधार पर समझ सकते हैं। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. बच्चों, जो जेसुपी मैजिनी थे, उन्होंने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए अपने एक वेल प्लान प्रोग्राम को तैयार किया हुआ था और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की थी। ठीक, he had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal. अपने जो उन्होंने गुप्त संगठन इटली के लिए अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए उन्होंने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन भी बनाया था। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरीज अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the
mantle now fell on Sardinia, Piedmont, under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. प्यारे बच्चों, 1831 और 1848 जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, इस रिवॉल्यूशन में ये रिवॉल्यूशन फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्रांतिकारी जो लोग थे इस रिवॉल्यूशन के फेलियर की वजह से क्या करते हैं कि जो इटालियन स्टेट्स थे उनको जोड़ने की अब जिम्मेदारी दी जाती है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे विक्टर इमैनुअल II, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, और इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। बच्चों, जो यहाँ के जो एलिट ग्रुप था, अभिजात वर्ग, उनको इटली के यूनिफिकेशन में एक खास बात या अपने लिए खुद की प्रॉफिट की बात नज़र आती, वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस। अगर वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास करते हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो देयर इज़ नीड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन के आधार पर ही इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर कैवूर who lead the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। प्यारे बच्चों, इसके बीच एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है, वो था मिनिस्टर कैवूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। ही वॉज नॉट अ रिवोल्यूशनरी और नॉट अ डेमोक्रेट। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। बच्चों, वो फ्रेंच इटालियन लैंग्वेज से भी ज़्यादा अच्छी बोलता था, फ्रेंच अच्छी बोलता था। और जो फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक बड़ी चतुर कूटनीतिक संधि जो थी, उसको काउर ने ही कंप्लीट की थी। इसका नतीजा क्या हुआ था? थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवूर, सार्डिनिया पिडमॉन्ट succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। जब उसने सार्डिनिया पिडमॉन्ट में के साथ में 1859 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने क्या किया, जब काउर ने बेहतरीन कूटनीतिक संधि को फंक्शनिंग करवाया, तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने 1859 में ऑस्ट्रियाई जो फोर्स थी, आर्मी थी, उसको हरा दिया। ये कैवूर की दूरदर्शिता और उसकी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस की वजह से कैवूर ने इस तरह की टास्क को परफॉर्म कर पाया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जैसुपी गैरिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। बच्चों, अभी आपने जैसुपी मैजिनी को देखा, अभी कैवूर के बारे में पढ़ा, अब एक नए शख्स की एंट्री हो रही है, वह है जैसुपी गैरिबाल्डी। उसने क्या करवाया कि जो रेगुलर आर्मी के अलावा कुछ वॉलंटियर्स थे, उन वॉलंटियर्स ने खुद ही इनकी सेना को ज्वाइन करना शुरू किया, और वो भी किसके नेतृत्व में? जैसुपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। जैसुपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में नियमित सैनिकों और स्वयं सशस्त्र स्वयं सेवकों ने फ्रे में यानी युद्ध में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इन 1860s they marched into South Italy and the kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant in order to drive out the Spanish ruler। 1860 में ये जैसुपी गैरिबाल्डी दक्षिण इटली, सदर्न इटली के और 2 सिसिली स्टेट्स थे उसमें एंट्री कर जाते हैं, और वहाँ पर पीजेंट्स जो थे, जो लोकल पीजेंट्स थे, उनका समर्थन लेते हैं, और लोकल पीजेंट्स की हेल्प से वहाँ के जो स्पेनिश रूलर थे उनको ये हटा देते हैं। ये सारी प्रोसेस बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंतर्गत चल रही है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। गैरिबाल्डी अपना काम कर रहा था, कैवूर अपना काम कर रहा है, जैसुपी मैजिनी अपना काम कर रहा था। ये सबका जो ज्वाइंट एफर्ट था, उसी ने इटली को एक यूनिफाइड स्टेट के तौर पर उभार करके सामने लाया। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II was proclaimed king of यूनाइटेड इटली। 1861 में बेटा इमैनुअल II को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। और मगर होता क्या है कि इटली के जो अधिकांश निवासी थे, ठीक है, हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम
रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई, अशिक्षित बेटा, लेकिन यहाँ जो इटालियन पॉपुलेशन थी उसमें अशिक्षित लोगों का जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा था। एंड रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और इसके साथ ही साथ बेटा वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से भी अनजान थे। उसका आप एग्जाम्पल कैसे समझिएगा, देखिए, द पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड अबाउट ऑफ इटालिया। बेटा जो दक्षिण इटली में आम किसान जो थे ना, जिन्होंने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, इटालिया मीन्स इटली के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं, और वो ये मानते थे कि जो लाटालिया है वो विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। ठीक है, एंड बिलीव दैट लाटालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। उन्होंने इटालिया के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वे ऐसा मानते कि लाटालिया ऐसी चीज़ है जो एक शख्स का नाम है, और वो शख्स कौन है, विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। तो इस तरह से जैसूपी मैजिनी, गैरिबाल्डी और काउर, इन सभी के जॉइंट एफर्ट की वजह से इटली जो है वो यूनिफाइड हो पाई थी। ये बेटा इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन, ये यूनिफिकेशन के पहले का है स्टेट्स हैं, और इसके बाद देखिए ये आफ्टर यूनिफिकेशन, ये पूरा स्टेट जो है वो पूरा इटली का हिस्सा शामिल हो जाता है और एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। नाउ विल सी द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। प्यारे बच्चों, अब हम ब्रिटेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ लोग कहते थे कि राष्ट्र राज्य का एक ही मॉडल हो सकता है और वो हो सकता है ब्रिटेन। In Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. ये ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कोई अचानक नहीं हुआ या कोई अचानक हुई क्रांति से का परिणाम नहीं था। एक लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया के तहत इस ब्रिटेन का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बेटा 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ठीक है, there was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British as were ethnic. जो ब्रिटानी समूह के रहने वाले थे उनकी की एक मुख्य पहचान थी नरजातीय, एथनिक था। ठीक है, और रहने वाले लोग कौन थे उसमें, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ये लोग थे, और उनकी पहचान थी क्या थी, वो एथनिक थी। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप हैड देयर ऑन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इन सब की अपनी अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी थी, उनकी प्रैक्टिसेस थी, वो उस पर विश्वास करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। बेटा जैसे जैसे ये इंग्लिश नेशन से अंग राष्ट्र के पास में धन दौलत आने लगी, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, उसके पास पावर्स बढ़ने लगी, वैसे वैसे जितने आइलैंड्स थे, आइलैंड्स के जो द्वीप समूह जो थे, कि अन्य जो राष्ट्र थे, उन पर इसने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया इंग्लिश नेशंस ने। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. प्यारे बच्चों, एक लंबे टकराव की स्थिति चलती रही, और उस संघर्ष के बाद में जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने 1688 में राजतंत्र से सारी ताकत छीन ली, मोनार्की से सारे के सारे पावर्स अब उसने छीन लिया। और इसने क्या किया, इस संसद ने के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, conflict was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और जिसके सेंटर में था इंग्लैंड। ओके, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब हम जानेंगे बेटा कि स्कॉटलैंड के बारे में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of United Kingdom of Britain. बच्चों, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है, वो करार होता है,
जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। ठीक, इसका मतलब क्या था? मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इससे क्या हुआ? व्यवहार में स्कॉटलैंड पर ब्रिटेन इंग्लैंड ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट दैट Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। इसका प्रभाव कैसे आगे बढ़ता गया वो देखिए कि स्कॉटलैंड की जो खास कल्चर यानी संस्कृति थी, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, वो बड़े सिस्टमेटिकली वे में योजनाबद्ध तरीके से उनको सप्रेस कर दिया गया, उसको दबाना शुरू कर दिया गया। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर टेरिबल रिप्रेशन। बच्चों, यहाँ जो स्कॉट हाईलैंड में रहने वाले जो कैथोलिक लोग थे, जब उन्होंने अपनी आज़ादी की बात की तो उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। उन्हें अपनी भाषा गैलिक भाषा बोलने के लिए भी मनाही कर दी गई। एंड वियर देयर नेशनल ड्रेसेस एंड लार्ज नंबर वर फोर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। उन्हें अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से मना कर दिया गया। और उनमें से तो बहुत सारे लोगों को अपने वतन को छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया था। नाउ विल सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। डियर स्टूडेंट्स, आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। आयरलैंड का भी ऐसा ही हश्र हुआ जैसा कि स्कॉटलैंड का हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। यहाँ धार्मिक गुटों में बटा हुआ था ये आयरलैंड, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्मों के मानने वालों को क्या किया कि जो ये कम थे, इनकी संख्या कम थी, और ज़्यादा संख्या में कौन थे? कैथोलिक। तो कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता करी, किसकी? प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह हुए उनको बड़े ही निर्ममता के साथ कुचल दिया गया। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक country. Okay, Catholic revolts against British dominance were suppressed, and after a failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen. Okay, यहाँ क्या हुआ कि वोल्फटॉन और उसके जो यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में जो असफल विद्रोह हुए थे, उसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया जाता है। आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड। अब एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हो जाता है और जिस पर हावी जो आंग्ल संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। जो इंग्लिश कल्चर होता है बेटा, उसका बड़ा ही प्रचार प्रसार किया गया। The symbols of New Britain, the British flag, national anthem, and English language were actively promoted, and the older nation survived only as subordinate partners in this union. बच्चों, इस तरह से जो नए राष्ट्र में या आयरलैंड के प्रभाव में आयरलैंड की ज़मीन पर ब्रिटिश का प्रभाव देखने को मिलता है, और उसके प्रतीक चिन्ह जो सिम्बॉल्स थे, उसका झंडा था, राष्ट्रगान था, उसको खूब बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र इस संघ के मातहत सहयोगी के रूप में ही रह सके थे। अब पूरी की पूरी तरह से ब्रिटिश नेशन का आयरलैंड और स्कॉटलैंड पर कंट्रोल हो चुका था। तो इस तरह से आज ये हमारा 4th सेक्शन इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को सुनने, इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना है, उसको रीड करना है और समझते हुए इसके नोट्स को प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।